हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है अरबों का आक्रमण और दिल्ली सल्तनत। तो चलिए हम लोग देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया? 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था? 712 ईस्वी में। सिंध विजय की जानकारी किससे मिलती है? चचनामा से। सिंध विजय की जानकारी किससे मिलती है? चचनामा से। सिंध पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर। सिंध पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर। अरब आक्रमणकारी किस रास्ते भारत आया था? बोलन दर्रे से। अरब आक्रमणकारी किस रास्ते भारत आया था? बोलन दर्रे से। अरब वासियों के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। अरब वासियों का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था धन लूटना तथा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। आगे है मोहम्मद गजनबी। तो गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अल्पतगीन नामक तुर्क सरदार ने। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? अल्पतगीन नामक तुर्क सरदार ने। सुबुक्तगीन अल्पतगीन का कौन था? गुलाम एवं दामाद। सुबुक्तगीन अल्पतगीन का कौन था? दामाद एवं गुलाम। सुबुक्तगीन गजनी की राजगद्दी पर कब बैठा? 977 ईस्वी में। सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पर कब बैठा था? 977 ईस्वी में। सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? मोहम्मद गजनबी। सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? मोहम्मद गजनबी। सुबुक्तगीन के शासनकाल में गजनबी कहाँ का शासक था? खुरासान का। महमूद गजनबी को राजगद्दी के लिए किससे संघर्ष करना पड़ा? अपने भाई इस्माइल से। महमूद गजनबी गद्दी पर कब बैठा था? 998 ईस्वी में। महमूद गजनबी गद्दी पर कब बैठा? 998 ईस्वी में। महमूद गजनबी किस वंश का था? यामिनी वंश का। महमूद गजनबी किस वंश का था? यामिनी वंश का। महमूद गजनबी ने बगदाद के खलीफा कादिर से किस पद की मान्यता प्राप्त की? सुल्तान की। महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही? महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध? हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उद्भांडपुर या वहिंद? हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उद्भांडपुर या वहिंद? महमूद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। महमूद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार। महमूद गजनबी प्रथम आक्रमण कब किया? 1000 ईस्वी में। महमूद गजनबी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1000 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा को महमूद गजनबी ने पराजित किया था? जयपाल को। 1001 ईस्वी में किस हिंदू शाही राजा को महमूद गजनबी ने पराजित किया था? जयपाल को। जयपाल के बाद गद्दी पर कौन बैठे? आनंदपाल। जयपाल के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? आनंदपाल। वहिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? गजनबी और आनंदपाल के बीच। वहिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? महमूद गजनबी और आनंदपाल के बीच। महमूद गजनबी ने सुल्तान को कब विजित किया? 1006 ईस्वी में। महमूद गजनबी ने मुल्तान को कब विजित किया था? 1006 ईस्वी में। मुल्तान को कब विजित किया था? 1006 ईस्वी में। महमूद गजनबी ने कन्नौज पर आधिपत्य जमाया 1018 ईस्वी में। महमूद गजनबी ने कन्नौज पर आधिपत्य जमाया 1018 ईस्वी में। महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? यामिनी उल दौला तथा यामिनी उल मिल्लाह की। गजनबी ने उपाधि धारण की थी यामिनी उल दौला तथा यामिनी उल मिल्लाह की। महमूद गजनबी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में। महमूद गजनबी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में। महमूद गजनबी ने सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़ों को कहाँ के मस्जिद में लगवाया? तो ये मक्का, मदीना और गजनी के मस्जिद के सीढ़ियों में लगवाया था। महमूद गजनबी की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में। महमूद गजनबी की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहास कौन था? उतबी। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी। किताब उल यामिनी की रचना किसने की थी? उतबी ने। किताब उल यामिनी की रचना किसने की थी? उतबी ने। शाहनामा की रचना किसने की थी? फिरदौसी ने। शाहनामा की रचना किसने किया था? फिरदौसी ने। किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने।
किताब उल हिंद की रचना किसने किया था? अल बुरूनी ने। अल बुरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? मोहम्मद गजनबी के समय। अल बरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? मोहम्मद गजनबी के। अल बरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। मोहम्मद गजनबी ने कहाँ विश्वविद्यालय स्थापित किया? गजनी में। महमूद गजनबी ने कहाँ विश्वविद्यालय स्थापित किया? गजनी में। सोमनाथ आक्रमण के समय महमूद गजनबी ने लगभग कितने हिंदुओं को कत्ल किया था? 50,000। सोमनाथ आक्रमण के समय मोहम्मद गजनबी ने लगभग कितने हिंदुओं को कत्ल किया था? लगभग 50,000। कौन अपने को बुत सिक्कन कहता था? मोहम्मद गजनबी। बुत सिक्कन अपने को कौन कहता था? मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? जाट के विरुद्ध। महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण जाट के विरुद्ध था। आगे है, हिंदुशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण आत्मदाह कर लिया? जयपाल ने। हिंदुशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण आत्मदाह कर लिया था? जयपाल ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेखन के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनबी ने। किसने? महमूद गजनबी ने। मोहम्मद गौरी। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने। तुर्क राज्य की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम है शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट है, भारत में मोहम्मद गौरी का प्रथम पराजय किससे हुई? गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय से। मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय किससे हुई? चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय से। मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को कब पराजित किया था? 1178 ईस्वी में। मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को कब पराजित किया था? 1178 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया था? मुल्तान पर 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया था? मुल्तान पर 1175 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में 1191 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का विजय हुआ था। तराइन या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में। तराइन या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तराइन का द्वितीय युद्ध। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तराइन का द्वितीय युद्ध से। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया? बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? 1206 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में। किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया? तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? शंस बनी का। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? शंस बनी वंश का था। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल था भटिंडा। क्या था? भटिंडा। आगे है, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? चंदवार का युद्ध। चंदवार का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच में। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? पंजाब के खोखर के विरुद्ध। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके बीच था? पंजाब के खोखर के विरुद्ध। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसका प्रथम अख्ताब प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ताब प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी ने पेशावर कब जीता था? 1179 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने पेशावर कब जीता था? 1179 ईस्वी में। गौरी ने
अपना सैनिक मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? इंद्रप्रस्थ में। मोहम्मद गौरी ने अपना सैनिक मुख्यालय इंद्रप्रस्थ में स्थापित करवाया था। आगे है, किस मुसलमान शासक ने के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। किस मुसलमान शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी के। गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना कब की गई? 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना कब की गई? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था? दिल्ली का। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था? दिल्ली का। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने दास मुक्त कर दिया? गौर के सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद ने। गौर के सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद ने। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक विख्यात मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक विख्यात मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी किससे हुई थी? यालुदोज की बेटी से। कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी किससे हुई थी? यालदोज की बेटी से। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में किस खेल खेलते समय हुई थी? चौहान यानी कि पोलो। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में किस खेल खेलते हुई थी? चौगान खेलते समय। कुतुबुद्दीन ऐबक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लाख बख्श यानी कि दानी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य अभिषेक जून 1206 ईस्वी में कहाँ हुआ था? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 1206 में लाहौर में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी किससे किया? इल्तुतमिश से। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी किससे किया? इल्तुतमिश से। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में कब मान्यता मिली? 1208 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में मान्यता कब मिला? 1208 में। किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान स्वीकार कर छत्र, राजकीय पताका, सिंहासन एवं नक्कारा भेंट किया? गयासुद्दीन ने। किसने? गयासुद्दीन ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के भारतीय सल्तनत में किस हैसियत से पद पर कार्य किया था? मलिक एवं सिपह सलार के। मलिक एवं सिपह सलार के। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा किस कारण दी गई थी? दानशीलता एवं उदारता के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा किस कारण दी गई? दानशीलता एवं उदारता के लिए। कब इल्तुतमिश ने एलदौज को तराइन के मैदान में पराजित किया? 1215 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने एलदौज को तराइन के मैदान में पराजित किया था 1215 ईस्वी में। इल्तुतमिश को वास्तविक सुल्तान का दर्जा 1229 में किससे प्राप्त हुआ? बगदाद के खलीफा से। किससे? बगदाद के खलीफा से। इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की? नासिर अमीर उल मोमिन की। इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की थी? नासिर अमीर उल मोमिन की। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। कौन शासक राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था? इल्तुतमिश ने। राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था इल्तुतमिश ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। मध्य एशिया के मंगोलों का नेता कौन था? चंगेज खान। मध्य एशिया के मंगोलों का नेता कौन था? चंगेज खान। चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचिन। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था 1221 ईस्वी में। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1221 ईस्वी में। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खान। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खान। मंगोलों के आक्रमण से भारत को किसने बचाया? इल्तुतमिश ने। मंगोलों के आक्रमण से भारत को किसने बचाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया पुत्री रजिया को। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? रजिया को। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में।
अमीरों ने इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी किसे बनाया? अमीरों ने इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी किसे बनाया? रुकनुद्दीन फिरोज को। किसको? रुकनुद्दीन फिरोज को। रजिया ने कैसी वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगा? लाल वस्त्र पहनकर। रजिया को कब जनता तथा अमीरों ने गद्दी पर बैठाया? 1236 ईस्वी में। रजिया को कब जनता तथा अमीरों ने गद्दी पर बैठाया? 1236 ईस्वी में। रजिया ने किसको अमीर ए आखुर नियुक्त किया? याकूत को। रजिया ने किसको अमीर ए आखुर नियुक्त किया? याकूत को। रजिया ने किसे तबरहिंद या भटिंडा का अक्तदार नियुक्त किया? अल्तुनिया को। किसको? अल्तुनिया को। आगे है, रजिया ने किससे विवाह किया? अल्तुनिया से। रजिया ने किससे विवाह की? अल्तुनिया से। किसने रजिया को हिंदू डाकू से हत्या करा दी? बहराम शाह ने। किसने? बहराम शाह ने। दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासक रजिया सुल्तान थी। रजिया को अपदस्थ कर तुर्की सरदारों ने किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया? मुइजुद्दीन बहराम शाह को। किसको? मुइजुद्दीन बहराम शाह को। सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए कौन सी नए पद का गठन किया गया? नायाब नामक। कौन सा? नायाब नामक। नायाब ए मामलिकात। नायाब ए मामलिकात। प्रथम नायाब किसे नियुक्त किया गया? एतगीन को। प्रथम नायाब किसे नियुक्त किया गया? एतगीन को। बहराम शाह की हत्या किसने की? दिल्ली के तुर्क सरदारों ने। बहराम शाह की हत्या किसने की? दिल्ली के तुर्क सरदारों ने। बहराम शाह का उत्तराधिकारी कौन बना? अलाउद्दीन महमूद शाह ने। बहराम शाह का उत्तराधिकारी कौन बना? अलाउद्दीन मसूद शाह ने। मसूद शाह ने अपना अमीर हिजाब किसे बनाया? बलबन को। मसूद शाह ने अपना अमीर हाजिब किसे बनाया? बलबन को। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। कब बलबन ने मसूद शाह के स्थान पर नासिरुद्दीन मोहम्मद की सुल्तान बनाया? 1246 ईस्वी में। कब बलबन ने मसूद शाह के स्थान पर नासिरुद्दीन मोहम्मद की सुल्तान बनाया? 1246 ईस्वी में। नासिरुद्दीन ने राज्य की समस्त शक्ति किसे सौंप दी? बलबन को। नासिरुद्दीन ने राज्य की समस्त शक्ति किसे सौंप दी? बलबन को। नासिरुद्दीन ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की? उगलू खां की। नासिरुद्दीन ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की? उगलू खां की। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी किससे की? सुल्तान के नासिरुद्दीन से। सुल्तान नासिरुद्दीन से। बलबन ने किससे समझौता कर पंजाब में शांति स्थापित की? मंगोल नेता हलाकू से। मंगोल नेता हलाकू से। नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? बलबन। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बलबन बना था। 1265 ईस्वी में। गयासुद्दीन बलबन किस जाति का था? इलबारी। गयासुद्दीन बलबन किस जाति का था? इलबारी। बलबन को किसने खरीद कर दिल्ली लाया था? ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने। बलबन को किसने खरीद कर दिल्ली लाया था? ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने। रजिया के शासनकाल में बलबन कौन सा पद पर था? अमीर शिकार। रजिया के शासनकाल में बलबन कौन सा पद पर था? अमीर शिकार। इल्तुतमिश द्वारा 40 दल को किसने समाप्त किया? बलबन ने। इल्तुतमिश द्वारा 40सा दल को किसने समाप्त किया था? बलबन ने। 40सा दल को किसने समाप्त किया था? बलबन ने। मेवाड़ियों के विद्रोह का दमन किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। मेवाड़ियों के विद्रोह का दमन किसने किया? गयासुद्दीन बलबन ने। फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? बलबन के। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी? लौह एवं रक्त की। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी? लौह एवं रक्त की। बलबन ने खुद को किसका वंशज बताया था? अफरासियाब वंश की। अफरासियाब वंश की। बलबन की न्याय व्यवस्था कैसी थी? निष्पक्ष। बलबन की न्याय व्यवस्था कैसी थी? निष्पक्ष। बलबन की मृत्यु कब हुई? 1286 ईस्वी में। बलबन की मृत्यु कब हुई? 1286 ईस्वी में। बलबन का उत्तराधिकारी कौन हुआ?
कैबू कैकुबाद। बलबन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कैकुबाद। कैकुबाद का सेनापति कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कैकुबाद का सेनापति कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कैकुबाद की मृत्यु कैसे हुई? जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी। कैकुबाद की मृत्यु कैसे हुई? जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर दिया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश ने। इक्तादारी प्रथा चलाई थी इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। किसने कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे कुरान खां कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सल्तनतकालीन शासक को मिन्हाज ने हातिमताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझाया? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझाया था? इल्तुतमिश ने। किसने कुरान ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? इल्तुतमिश ने। तुर्कगान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? इल्तुतमिश ने। किसके दरबार में सिजदा मतलब घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबूबस पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई थी? बलबन ने। किसने? बलबन ने। फारसी नीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ किसने करवाया था? बलबन ने। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ किसने करवाया था? बलबन ने। किसने कहा कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है? बलबन ने। किसने कहा राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है? बलबन ने। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।